मैं संस्कार मार्केट पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय माहिम पालघर में कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। और इस दीपावली अवकाश पे हमारे हिंदी के अध्यापक श्री विश्वकर्मा सर ने हमें एक कार्य दिया था, जिसके अंतर्गत आज मैं आपको इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। तो महोदय जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। नमस्ते। सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर किशोर चंद्रकांत पवार अभी फ़िलहाल पालघर डिस्ट्रिक्ट में दहानू तहसील के अंदर जो कासा पुलिस थाना है, जिसके इस्टेब्लिशमेंट 1956 में हुई है, उस पुलिस थाने में मैं सेकंड इंचार्ज के तौर पे काम कर रहा हूँ। और मेरी यहाँ से जनवरी 2024 से पोस्टिंग है। धन्यवाद। आपका बचपन कैसे बीता? बचपन के बारे में अगर बोलना हो तो बचपन की यादें बहुत ही सुनहरी रहे हैं और कुछ खट्टी मीठी ऐसी भी रही है। लेकिन बचपन मेरे माता पिता जो है जो दिहाड़ी का काम करते थे, मजदूर का काम करते थे, मेरी अपनी कुछ खेतीबाड़ी नहीं है, तो हर एक दिन का नया संघर्ष रहता था। मैं माता पिता के लिए फिर उसका मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जब मैं आज जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे इस बात का एहसास होता है कि उन्होंने अपने जीवन में कितने संघर्ष उठाए होंगे, कितने कष्ट झेले होंगे। बचपन के बारे में तो बहुत अच्छी, जैसे अपने भारत देश में बच्चों का जैसे बचपन बीतता है, वैसे भी मेरा ही बीता है। हालांकि कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग्स रही होगी, लेकिन मैं उसके लिए किसी को दोषी ठहराना नहीं चाहूँगा। जो अपनी अपनी एक कड़ी रहती है, उस कड़ी की कड़ी मिलाते हुए अपना जीवन सुधारना चाहिए। बचपन ऐसा ही रहा। बचपन में माता पिता सुबह से लेकर शाम तक काम पे जाते थे, मैं अपनी पढ़ाई करता था, स्कूल में जाता था, पढ़ाई के बाद घर पे वापस आता था। तो पहले से ही मुझे मेहनत का काम, हालांकि इतना ज़्यादा मेहनत का काम नहीं, लेकिन घर में पानी भरना हो, झाड़ू पोछा लगाना हो, ये काम सब मैं ही देखता था। क्योंकि सुबह माता और पिताजी सुबह ही खाना वगैरह बना के घर से बाहर निकलते थे, तो शाम को सूरज डूबने के बाद ही वो आते थे। तो जो घर का काम था वो मुझे ही करना पड़ता था, और वो पढ़ के काम करके मैं अपनी पढ़ाई भी करता था। पढ़ाई की जो नींव रखी वो मेरे दादाजी है, अन्ना दुर्गा शिंदे करके। उन्होंने मुझ में पढ़ाई की इच्छा जागरूक की। जैसे कि वो मुझे कहानियाँ सुनाते थे बचपन में, और बचपन में जो मैंने कहानियाँ सुनी थी राजा विश्वकर्मा की होगी, राजा राम अभी जो हम राम राज्य की संकल्पना अभी जो इस्तेमाल में है वर्ड, तो राम राजा की कल्पना भी, संकल्पना, और उनके राज्य की जो धारणाएं थी, उनकी जो देश चलाने में या अपना साम्राज्य चलाने में एक राजा की कैसी धारणा होनी चाहिए और राजा कितना सक्षम होना चाहिए, ये मुझे मेरे दादाजी ने ही सिखाया है। मुझे कभी कभी अभी जाके ऐसा लगता है कि उनकी पढ़ाई तो कुछ नहीं हुई थी, वो कुछ भी नहीं पढ़े लिखे थे, वो ऐसे अनपढ़ थे, लेकिन उनको इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। आज मेरे दादाजी होते तो मैं उनसे ये बात पूछता था और मुझे जानकारी मिल सकती थी। लेकिन इस बात से ये अपने को मालूम पड़ता है कि अगर अनपढ़ भी हो इंसान, तो वो खाली पढ़ना और लिखना नहीं जानता, बाकी दुनियादारी वो सब समझता है। इस बात पे मैं गौर करना चाहूँगा। धन्यवाद। आज आपके परिवार में कौन कौन है? आज मेरा परिवार में संगमनेर तहसील अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, जो कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का। संगमनेर डिस्ट्रिक्ट में पिंपलवा कुंजरा करके एक छोटा सा गाँव है, जहाँ की आबादी 3 या 3.5 हज़ार के तकरीबन होगी। वहाँ पे मेरी माँ, मेरे पिताजी 2017 में हार्ट अटैक की वजह से गुजर गए। वहाँ पे अभी मेरी माँ रहती है। मेरा भाई है, मेरे भाई की बीवी है, और मेरी मासी है जिन्होंने मुझे 9 महीने से पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरी मासी मेरे पास ही रहती, हालांकि मेरे पास नहीं रहती, मैं उसके पास रहता हूँ। उसने मुझे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया है, मेरी मासी है। अभी मैं नौकरी के बहाने यहाँ पे पालघर डिस्ट्रिक्ट में हूँ, तो मेरी बीवी मेरे साथ में, और मेरा बच्चा छोटा सा 1 साल का बच्चा है, कियांश नाम है उसका।
तो मैं यहाँ पे साथ रहता हूँ और जो भी कोई त्यौहार या फेस्टिवल आता है या गांव में कोई शादी वगैरह होती है तो सब लोगों से मिलने जुलने के बहाने मैं अपने गांव आया जाया करता हूँ। आपने सफलता हासिल करने के लिए और इस पद को प्राप्त करने के लिए क्या संघर्ष किया? देखिए, अभी जो मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद में विराजमान हूँ, संघर्ष तो हर एक इंसान के जीवन में है, तो संघर्ष को हम टाल नहीं सकते। संघर्ष तो बहुत करना पड़ा, हालांकि पढ़े लिखे कोई नहीं थे, माँ बाप दोनों भी अनपढ़ थे। मेरी जो पीढ़ी है, मेरे जो बैकग्राउंड है, मेरा जो बैकग्राउंड है उसमें कोई भी पढ़ा लिखा इंसान नहीं है। मैं पहला इंसान हूँ जो 10वीं किया हूँ, 12वीं किया हूँ, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन भी किया है। और ग्रेजुएशन के बाद सब जैसे कि एक जो बच्चा रहता है उसको अपने पिताजी से, माताजी से या कोई भी जो अपने रिश्तेदारों में है उनसे जो मार्गदर्शन मिलता है, वैसे मार्गदर्शन से मैं वंचित रहा हूँ। इसलिए थोड़ी सी मुझे जो एक लेवल जो थी वो मैं उतनी ऊंचाई नहीं गाड़ सका, लेकिन मैं जो भी हूँ, मैंने हालांकि जो अगर हम देखें 100 मीटर की रेस है तो मुझे वो 100 मीटर की लाइन कहाँ पे वही मालूम नहीं था। तो उस लाइन में आने के लिए मुझे, जब मैं उस स्टार्टिंग लाइन पे पहुंचा तब तक बच्चे 50-60 मीटर दौड़ चुके थे। तो ठीक है, जो भी है मैं अपने पद पर खुश हूँ, लेकिन कोई भी पद छोटा या बड़ा नहीं होता। हम समाज की सेवा करने में जुटे हुए हैं और समाज की सेवा अपने हाथों से अच्छी तरह से हो और भारत माता की इस सेवा के, इस पद के जरिए भारत माता की भी सेवा अपने जरिए हो रही, इस बात से बहुत मैं खुश हूँ और आगे उपलब्धि हासिल करने की मेरी चाहत है। एक अधिकारी के रूप में आपकी क्या ताकत है? अधिकारी के रूप में अगर ताकत देखे तो हमारा जो महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट का जो ये है ब्रीड, सदरक्षण नायक, खल निग्रह नायक, तो सज्जनों का रक्षण और दुर्जनों का निर्धारण करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस दल की स्थापना हुई है। तो मेरे हिसाब से सज्जन लोग जो है, जो अपना डे टू डे का काम करते हैं और अपना पेट पाल पोस के ठीक रहते हैं समाज में, उनकी वजह से शांतता बनी हुई है, उनकी वजह से समाज को कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको पुलिसों से डरना नहीं चाहिए। उनका और पुलिस, हमारे महाराष्ट्र पुलिस में इसके लिए एक प्रोग्राम भी इनिशिएटिव किया गया है, जिसको कम्युनिटी पुलिसिंग कहते हैं, जिसके जरिए हम पुलिस जो है समाज में जाते हैं। अगर अभी देखो, महाराष्ट्र का जो बैकग्राउंड रहा है अंग्रेज पुलिसों की वजह से, इंडियन लोगों की जो मानसिकता है वो ऐसी बन चुकी है कि पुलिस आएगी हमें मारेगी, पुलिस सब बुराई करती है, भला कुछ करती नहीं, ऐसी जो मानसिकता तैयार हो चुकी थी। इसके लिए एक कम्युनिटी पुलिसिंग का प्रोग्राम किया जाता है, जिसके जरिए पुलिस कम्युनिटी में जाते हैं। कम्युनिटी के हर एक जो पुर्जा है, चाहे वो चाइल्ड हो या कुछ अपना यूथ हो या बुजुर्ग हो, सब जो समाज के जो सब हिस्से हैं, उन सब हिस्सों के पास पहुंच के उनकी जो समस्या है और पुलिस के जरिए उनका कुछ काम हो सकता है, तो वो काम हम करने के लिए सदैव तत्पर है और इसके जरिए हमें एक समाज की सेवा करने का मौका मिलता है। दूसरी बात, अगर हम देखें तो ताकत देखें तो अगर जो दुर्जन है, जिनकी वजह से समाज में जो लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू निर्माण होता है या कुछ समाज में कुछ गलत संदेशा फैलाने का जिनके जरिए प्रयास होता है, उनके ऊपर अंकुश लगाने का पुलिस का काम है और उनमें हम उस काम में हमारी महाराष्ट्र पुलिस अब तक कामयाब रह चुके हैं और आगे भी हम रहेंगे। और मैं महाराष्ट्र की, आपके जरिए महाराष्ट्र की जनता को और पूरे यूथ जो है आपके उम्र के, तो उनको सब ये संदेशा देना चाहता हूँ कि पुलिसों से डरना नहीं चाहिए, लेकिन पुलिस की एक आदरयुक्त जो बीती है, आदरयुक्त जो दरार है वो रहना चाहिए। और जब भी कोई हम मुश्किल में पड़ जाते हैं तो
पुलिस के पास जरूर आना चाहिए। पुलिस अपनी दुश्मन नहीं है, पुलिस अपनी सहायता के लिए सदैव तत्पर है। लेकिन तभी मैं समाज में लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू फैलाने वाले लोग हैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारी आपके ऊपर 24 घंटे के लिए कड़ी नज़र है, और आपके जरिए एक भी अगर गलत कदम उठाया जाएगा तो हमारा कानून इतना सख्त है कि आपको सलाखों के पीछे डालने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। आज आप हम जैसे बच्चों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? प्रेरणा सबसे पहले तो यही देना चाहेंगे, अगर देखिए हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है, मैं शिक्षा व्यवस्था के ऊपर थोड़ा गौर करना चाहूँगा। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें थोड़ा सा सुधार आना चाहिए, थोड़ा सा यानी कि बहुत सारा सुधार आना चाहिए। हालांकि अगर आपके सवालों में वो सवाल होगा तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यूथ को यही प्रेरणा लेना चाहिए, मुझसे नहीं, जो समाज में अच्छा काम करते हैं उन सबसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और हमारे देश को सदैव आगे बढ़ाने के लिए जिस चीज़ों की आवश्यकता पड़े उस चीज़ों को करने के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, और अपनी माँ बाप की और समाज की सदैव इज्जत करना सीखना चाहिए। जो कि मैं हालांकि अभी जो यूथ जनरेशन है वो उनमें ये चीज़ें कम देखने को मिलती है। हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे केसेस आती है कि उनके बच्चे पिटते हैं, उनकी बुजुर्ग बुढ़ापे में उनकी देखभाल नहीं करते। तो ये चीज़ें हमारी संस्कार, भारत की संस्कृति में ऐसा सिखाया नहीं गया है। बुजुर्गों का हमेशा लिहाज करना चाहिए, उनका जो तजुर्बा है, उनका जो अनुभव है, हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सदैव गौरवान्वित हमें समाज में पद हासिल करने के लिए हमेशा उनका अनुभव, मार्गदर्शन लेना चाहिए। उनको हमने एक कूड़ेदान की तरह नहीं रखना चाहिए घर में, उनकी सलाह हर एक काम में लेनी चाहिए, ऐसा मैं मानने वाला इंसान हूँ। तो यूथ को यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए हमें जो कुछ भी करना चाहिए, पहले देश उसके बाद बाकी चीजें आनी चाहिए। देश, फिर माँ बाप, फिर समाज, और अपने आप को एक ऐसा अच्छे इंसान, कोई कितना भी पढ़े लेकिन अगर उसके मन में देश के प्रति गौरव, सम्मान की भावना नहीं है, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अगर वो मेहनत नहीं करता है, देश के ऊपर लांछन लगे ऐसा काम करता है, तो मेरे हिसाब से वो कितना भी पढ़ा लिखा इंसान हो, कितना भी अमीर हो, तो मेरे मन में उसके लिए कोई जगह नहीं है। वो मेरे लिए एक धूल के समान है। आज की शिक्षा एवं संघर्ष पहले की शिक्षा एवं संघर्ष से कैसे अलग है, मार्गदर्शन कीजिए। हाँ, मैं अभी जो आपने सवाल पूछा था, पिछला सवाल, उसके ऊपर ही मैंने शिक्षा के ऊपर उसमें ही शिक्षा के ऊपर गौर किया था। लेकिन अच्छा हुआ कि आपके जो शिक्षक है विश्वकर्मा सर, मुझे विश्वकर्मा सर का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा कि ये बहुत बढ़िया सवाल आपने इन सवालों में डाला है। मेरी टाइम जो शिक्षा थी, ऐसा शिक्षा पहले की शिक्षा अच्छी थी, अभी की शिक्षा बैड है, ऐसा कुछ मैं शिक्षा में ऊंच नीचता नहीं दिखाना चाहूँगा। देखिए, कपिल देव जिस टाइम में खेलते थे उस टाइम की पिचेस अलग थी, उस टाइम की एम्यूनिटीज अलग थी, तभी भी उन्होंने कुछ हासिल करके दिखाया है। तो उनका जो टाइम था उस टाइम पे वो ऊंचे स्थान पर रहे। और सचिन तेंदुलकर जिस टाइम पे खेलते थे उस टाइम की पिचेस, उस टाइम की हालात सब वो अलग थे। अभी विराट कोहली खेल रहे, रोहित शर्मा खेल रहे, उस वक्त के हालात अलग है। लेकिन सभी अपने अपने समय में, अपने अपने काल में, अपने अपने जगह पे ठीक थे, और अपनी जो स्पोर्टिंग स्पिरिट है वो उन्होंने बनाए रखा था। इसलिए हम उसमें तुलना नहीं करना चाहिए। उसी तरह से मैं अगर पिछली शिक्षा, अभी की शिक्षा, इस बात पे अगर गौर करना चाहूँगा तो उस टाइम की शिक्षा उस हिसाब से ठीक थी। इस टाइम की जो शिक्षा है, अभी जो माहौल है, 21वीं सदी का माहौल है, उस हिसाब से सही चल रही है। मैं कोई ऊंच नीचता नहीं दिखाना चाहूँगा, लेकिन उसके माध्यम से मैं आपका ध्यान एक गहरी चीज के ओर लेके जाना चाहूँगा कि जो शिक्षा में जो है वो पहले तो देश जो है, मैं बार अगर मेरे ये वर्दी मैंने जो पहनी है, मुझे इसलिए देश पे बहुत, और हर एक इंसान को, हर एक यूथ को होना चाहिए। मैं जब भी मुझे तिरंगा झंडा मेरे सामने फहराता है तो मेरे आंख पे मेरी जो बॉडी है उसका रोम रोम खड़ा हो जाता है। दूसरी बात, जब छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोला जाता है तब भी मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये दो चीजें हैं, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज
अभी और मेरे देश भारत माता, इन दोनों चीज़ पे मैंने बहुत ही फक्र महसूस किया है, गर्व महसूस किया है। तो शिक्षा जो भी हो, उस शिक्षा में यही पहला उद्देश्य होना चाहिए कि अपने देश के प्रति गौरव बढ़ाया जाए, सेल्फ डिसिप्लिन पे थोड़ा गौर किया जाए। और तीसरी बात जो है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अभी एक बात देखिए, हम अपने घर में अभी मेट्रो सिटीज बनी है, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, कलकत्ता, दिल्ली, ऐसी। तो मेट्रो सिटीज में जब भी कोई, अभी मैं 304 नंबर फ्लैट में रहता हूँ, तब अगर नीचे घंटी बजती है कचरा गाड़ी की, तो देखिए नजरिया कैसा होना चाहिए। तो जब भी घंटी बजती है कचरा गाड़ी की, तो सबसे पहले मेरी बीवी कहती है कि कचरा वाला आया है। तो मैंने उससे कहा कि ये कचरा वाला नहीं, ये एक्चुअली सफाई वाला है, सफाई करने वाला है। तो कोई भी काम ऊंचा है, इसके जरिए मैं ये बताना चाहूंगा कि कोई भी काम ऊंचा है नीचा नहीं होता। हर एक इंसान अपना पेट पालने के लिए कोई भी काम करता है, लेकिन सब ये एक कड़ी है, 360 डिग्री में से एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां है। अगर हम एक दूसरे के काम का सम्मान करना सीखेंगे, तो मुझे लगता है कि अपने आप एक दूसरे के प्रति सम्मान पैदा होगा, और उसके जरिए देश में एक की भावना पैदा होगी। आपके अनुसार जीवन की सफलता क्या है? मेरे हिसाब से एक अच्छा इंसान बनना, बात यही सफलता है जीवन। आज की स्कूली शिक्षा परिवार के लिए कैसी है? अभी देखो, मैं स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ 2000 के जो सदी है, अभी 21वीं सदी चालू है। मेरा स्कूल जो है 1996 में चालू हुआ, और 2006 में मैंने 10वीं कक्षा पास की। तो अभी 18 साल में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। मुझे महाराष्ट्र शासन और उसके जरिए अपना केंद्र शासन शिक्षा जो है, वो मुझे लगता है समवर्ती सूची में शामिल है। तो इस बात पे महाराष्ट्र शासन और भारत सरकार, ये दोनों भी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। उसके लिए संविधान में जो संशोधन है, वो बार बार संशोधन करके शिक्षा में कुछ बेहतरीन ऐसा इनोवेशन करने के लिए हमेशा के लिए काम किया गया है, और काम करता रहे। अभी मेरे हिसाब से 2021 शिक्षा धोरण जो है 2021 का, वो लागू हो चुका है। उसके माध्यम से हमारी शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारी चेंजेस आने वाली है। और जो हम जापान की तुलना में भारत की शिक्षा देखते हैं, तो मुझे लगता है कि जापान के पास जाने में और जापान से आगे निकलने में ये शिक्षा धोरण जो है 2021 का, वो बहुत काम आएगा, ऐसा लगता है। आपको कौन कौन से कर्तव्य सबसे अधिक पसंद है? पहले तो जो कर्तव्य है अभी जो मैं कर रहा हूँ पुलिस सब इंस्पेक्टर का, उसके जरिए महाराष्ट्र शासन के जरिए समाज की सेवा करना, ये कर्तव्य मेरे अग्रक्रम है इसके लिए। दूसरा कर्तव्य मेरा, इसके जरिए हम महाराष्ट्र शासन ने हमें जो संधि दी है, उसके जरिए हम समाज की सेवा करने में जुटे हुए हैं। और मुझे गर्व महसूस होता है कि हमने इस पुलिस की सेवा जो 24/7 सोमवार से लेकर रविवार तक कोई भी काम नहीं, सुबह से 6 बजे से लेकर आगे पता नहीं कब तक करना पड़ेगा। लेकिन इस बात का कभी हमें इस बात के लिए हम कभी अपने आप को कोसते नहीं है कि हम कैसी फील्ड में आ गए हैं जिसमें काम के घंटे फिक्स नहीं है। फिर भी हमें, जब हम कोई काम करते हैं और जो कंप्लेनेंट के चेहरे पर जो हम मुस्कुराहट देखते हैं, तो वो मुस्कुराहट हमारे लिए हमारा रिवार्ड है, हमारा अवार्ड है। और उसके लिए हम सदैव जुटे हुए हैं, और हमें इस बात पे गर्व है कि हम ऐसी क्षेत्र में है। और दूसरी बात है, मैं फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ, दूसरे स्थान पर फैमिली को रखना चाहूँगा। क्योंकि जब भी हम कोई भी काम इतने देर के लिए काम करके जाते हैं घर में, तो हमारी बीवी के चेहरे पर भी कोई ऐसा संदेह या कोई उसको भी ऐसा नहीं लगता है कि मेरा पति कौन से फील्ड में है। वो भी हमारा मुस्कुराहट लाके ही, चेहरे पे मुस्कुराहट लाके हमारा स्वागत करती है, और हमें उतने प्यार से खाना परोसती है। तो इस बात से गर्व महसूस होता है कि
हम वर्दी पहने हुए पुलिस है, लेकिन जो घर में है वो भी एक पुलिस ही है कि वो, क्योंकि वो भी हमारी सुबह से लेकर शाम तक राह देखते हैं। अगर शाम में भी हम देरी से जाते या नहीं आ लौटे तो भी उसके चेहरे पर एक समाधान रहता है कि मेरा जो पति है, मेरा जो बेटा है वो समाज की सेवा में जुटा हुआ है। और इसके लिए मैं उसको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो भी मेरे काम में कंधे से कंधा मिलाकर शामिल है। आपने कितने वर्षों तक पढ़ाई की इस पद को हासिल करने के लिए? पढ़ाई तो देखो, मेरी मंशा मुझे एक्चुअली जो महाराष्ट्र सेवा में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए जो एमपीएससी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्ज़ाम है उसके बारे में मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि मेरा बैकग्राउंड खाली रह चुका है, अनपढ़ लोग हैं सब। मैं अकेला, मैं पहला इंसान हूँ जिसने 10वीं कक्षा पास की, 12वीं पास की, ग्रेजुएशन किया। तो मुझे ऐसा हर वक्त पे मैं खुद ही गिरा हूँ, खुद ही उठा हूँ, मुझे उठाने वाला कोई नहीं था, हाथ बटाने वाला कोई नहीं था। इसलिए मुझे जो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्जाम है उसके बारे में हालांकि थोड़ी देरी से पता हुआ। जब 2017 में मैं ग्रेजुएशन 14 में पास किया, 14 से लेकर 17 तक मुझे कुछ मालूम नहीं था। हमारे गांव में एक लड़का बीएससी किया था और उसने 2 साल में पढ़ाई करके सेक्शन ऑफिसर, जो एमपीएससी के थ्रू क्लास 2 की पोस्ट है, उसने सेक्शन ऑफिसर का पद हासिल किया था। और उसके जो गांव में है बोर्ड लगे हुए थे, उसका स्वागत इस तरह से हुआ था कि उस क्षण से मैं प्रेरित हुआ और मैंने भी उसके बारे में जानकारी ली कि ये इसने क्या किया है, कौन सी पढ़ाई की है। तो मुझे पता चला कि ये इसके लिए एमपीएससी की एग्जाम देनी पड़ती है, यूपीएससी भी है, लेकिन समय बीत चुका था। और उसके लिए मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन, मैं हालांकि दोष नहीं देना चाहूँगा इकोनॉमिकल कंडीशन को, लेकिन मेरे बारे में है कुछ चीज़ें ऐसी कि जिसके वजह से मैं ये कर नहीं सका। लेकिन एमपीएससी की फिर मैं 17 में शुरू तैयारी की। 2021 में मैंने ये सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पास की और मैंने अभी यहाँ पे कर्तव्यरत हूँ। आज की दुनिया को देखते हुए स्कूलों में क्या क्या बदलाव होने चाहिए? बदलाव, अभी इस सवाल का जवाब जो है मैं देने से अच्छा रहेगा कि आप अभी स्कूलों में पढ़ रहे हो, तो मैं ये सवाल स्किप करता हूँ और मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ कि आपके नज़रिए से आज के स्कूलों में क्या क्या बदलाव आना चाहिए? आपको आंसर देना है। बदलाव यही शिक्षा में, और जो मतलब सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं उन्होंने अपनी जो ड्यूटी होती है उस टाइम आना चाहिए, जल्द से जल्द पढ़ाना चाहिए। अगर वो नहीं आते, देर से आते हैं, तो बच्चे जो होते हैं ना वो शरारत करते हैं, पीछे से कुछ बोलते हैं, कुछ करते तो हैं। शरारत भी एक उसका ही हिस्सा है, उसको हम स्किप नहीं कर सकते। तो इतनी डिसिप्लिन नहीं चाहिए कि हम इंसान नहीं एक मशीन लगने लगे। तो वो शरारत वगैरह वो बचपन का हिस्सा है, वो तो थोड़ी होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। विश्वकर्मा सर इस पे गौर कीजिएगा इस सवाल पे, और नवोदय विद्यालय के हायर अथॉरिटी को इसके जरिए संस्कार ने एक संदेश दिया है कि स्कूलों में जो लेक्चर का टाइम है उस पे आप टाइम पे जरा गौर करिए। आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य एवं शिक्षक का दायित्व कैसा होना चाहिए? शिक्षा का उद्देश्य और दायित्व दोनों ही समाज के प्रति होना चाहिए। हम जिस समाज में बड़े हुए, अगर देखिए समाज को थोड़ा सा अपने से अलग कर दीजिए और हम अकेले ही रह रहे, तो अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या रहेगा? हम इंसान नहीं, हम एक पेड़ की तरह बन जाएंगे। तो मेरा यही कहना होगा कि शिक्षा का उद्देश्य और दायित्व दोनों ही समाज के प्रति होना चाहिए। समाज को हमेशा अपने उच्चतम स्तर पर रखना चाहिए। जिस समाज की वजह से हम आज है और जिस समाज की वजह से हमें प्रेरणा मिलती है, समाज में हम जब भी जाते हैं, अभी आज देखो मैं अगर बाहर निकलूंगा तो मेरी वर्दी जो है, मेरा कुछ गौरव, मुझे कुछ मेरी प्रशंसा करने वाले कुछ लोग होंगे, तो प्रशंसा के लिए मैं काम करता हूँ। ऐसा अगर कोई प्रशंसा ही करने वाला कोई नहीं रहेगा तो मेरा काम करने से क्या मतलब रहेगा? तो दोनों का, शिक्षा का दायित्व और शिक्षा का उद्देश्य दोनों ही समाज रहना चाहिए। समाज का जो लाभ है वो रहना चाहिए और समाज के जरिए अपना देश, ये उद्देश्य और दायित्व रहना चाहिए। आपने अपनी पिछली गलतियों से क्या सीखा?
मतलब जब आप पढ़ रहे थे उस टाइम या जब आप संघर्ष कर रहे थे उस वक्त आपने क्या, आपसे जो गलतियां हुई उससे आपने क्या सीखा? ये बहुत बढ़िया सवाल विश्वकर्मा सर ने डाला है। तो देखिए, इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला है, हर एक इंसान गलतियां करता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या कोई नीचे नीचे लेवल का जो किसान हो, आम आदमी हो, हर एक इंसान गलती करता है। गलतियों से सीखना ही यही इंसान की पहचान है। इसलिए अपना जो ब्रेन है वो ब्रेन कंप्यूटर से भी ज़्यादा डेवलप है। तो हर एक इंसान गलती करता है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे अपना कोई भी हो, डे टू डे लाइफ का कोई भी क्षेत्र लीजिए, हर एक इंसान गलती करता है। और गलतियों से सीखने की वजह से ही देखो, पहला जो राइट बंधु ने एरोप्लेन बनाया था, उसका जो दिमाग था उस टाइम पे उसने कुछ सोचा, उसको प्रैक्टिकल में लाया, तभी से वो प्लेन का हम जो इनोवेशन है, अभी का जो प्लेन है वो उसके अंतिम पद पर हम आ चुके हैं। ऐसा भी नहीं कह सकते कि अंतिम है, इसके आगे भी कुछ उसमें सुधार आ सकता है। वैसे ही है, पहला जो कंप्यूटर बनाया था IBM कंपनी ने, वो बहुत ऐसा कमरे जैसा बड़ा था, और आज हम जो इस्तेमाल करते ये हाथ में लेके कहीं पे भी घूम सकता हूँ। तो ये गलतियों की सुधार जो करना है, थॉमस एडिसन ने तो मुझे लगता है 1400 बार कुछ गलतियां की थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेक। 1400 बार गलतियां करने के बाद उन्होंने एक जो लाइट का बल्ब है उसका संशोधन किया था। तो गलतियों से सुधार कर लेना ये इंसान की पहचान है। जो इंसान गलतियों से बाज नहीं आता, सुधार नहीं आता, वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। आपके अनुसार एक अच्छा पुलिस अधिकारी कैसा होना चाहिए? अच्छा पुलिस अधिकारी, अभी महाराष्ट्र शासन में जो अभी तक जो हुए, देखो, JF रिवेरो है, अपने राकेश मारिया जी है, अभी फिलहाल काम कर रहे हैं। विश्वास नांगरे पाटिल है, हमारे अभी DGP जो है संजय वर्मा साहब है, जो ऐसे जो कुछ भी अभी ये नगराले जी, हेमंत नगराले वगैरह, इन सब से हमने प्रेरणा ली है। हम सदैव उत्तेजित रहते हैं। इन लोगों का जो सैक्रिफिकेशन है, सैक्रिफाइस है, हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क है, ये सब हम उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ थोड़ी सी भी चीजें हम अपने आप में डालें तो मुझे लगता है एक बेटर समाज के लिए पुलिस दल सदैव हमेशा उसका जो स्थान है हमेशा ऊपर रहेगा। तो अच्छा पुलिस अधिकारी, अभी 21वीं सदी है, कंप्यूटर का युग है, नैनो टेक्नोलॉजी का युग है, तो मुझे लगता है कि जो आने वाले लोग रहेंगे, पुलिस दल में आने के लिए इच्छुक रहेंगे, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नो सेवी होना चाहिए। और अभी जो साइबर फ्रॉड के ज़रिए अपने जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी झांसे में फंसाया जाता है। तो मुझे लगता है कि टेक्नो सेव होना चाहिए, और साइबर फ्रॉड को टैकल करने के लिए जो कुछ भी चीज़ें अपने अंदर डालनी चाहिए, वो सब ट्रेन करके आना चाहिए। अगर आप ट्रेन भी नहीं हो तो महाराष्ट्र पुलिस आपको वो सर्विस प्रोवाइड करती है कि आप सर्विस के दौरान आप वेरियस ट्रेनिंग सेशंस ज्वाइन करके आप अपने आप को टेक्नो सेव बना सकते हैं और एक अच्छा अधिकारी बन सकते हैं। आज सरकारी स्कूलों के बारे में आम आदमी के साथ ही आपकी क्या सोच है? देखो, अगर मैं सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूँ, पहली से लेकर 10वीं कक्षा तक मेरा सरकारी स्कूलों में ही मैंने पढ़ाई की है। तो अगर एक सरकारी स्कूलों का एक पॉजिटिव आप आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, हमारे गोजरे साहब जो है उन्होंने, मुझे लगता है आपने भी सरकारी स्कूलों से पढ़ाई की होंगी, और मुझे लगता है आज जो भी है 80% जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, चाहे आप क्लास 4 से लेकर क्लास 1 या सुपर क्लास 1 के पद पर जिनको आप विराजमान देख रहे हो, मुझे लगता है सभी ने सरकारी स्कूलों से ही 80%, तकरीबन 80% लोगों ने सरकारी स्कूलों से ही पढ़ाई ली है। और आज वो अपने आप को उन्होंने अपना अस्तित्व समाज में एक प्रस्थापित किया है। तो सरकारी स्कूलों को बरकरार रखना चाहिए। जिन
जिन तबकों में अभी भी शिक्षा के लिए खर्च करना, जिनको अपनी दिन ब दिन पेट की ही पड़ी है, वो शिक्षा पे खर्च नहीं कर सकते। अगर हम वहीं पे देखें प्राइवेट स्कूलों का खर्च जो है, प्राइवेट स्कूलों का खर्चा अभी लाखों में हो जाता है हर एक साल। वहीं पे अगर जो इंसान है अपने पेट का ही जिसके सामने सवाल है, वो शिक्षा पे नहीं खर्च कर सकता, तो इसके लिए उसके जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए, उनके सपनों पे संहार नहीं होना चाहिए, मेरी ये राय है। तो सरकारी स्कूलें बरकरार रहनी चाहिए, उनमें सुधार आना चाहिए और हर एक को शिक्षा का समान अधिकार है। कोई भी बच्चा भारत का शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए, ये मेरी राय है। और जिस तरह से दिल्ली में शिक्षा में सरकारी स्कूलों में सुधार हुई है, उसी तौर पर अगर पूरे देश भर में ये पैटर्न फॉलो किया जाता है तो मुझे लगता है कि हमारा जो कासा पुलिस स्टेशन है 100% ट्राइबल एरिया में आता है, तो ये कासा पुलिस स्टेशन के दायरे से भी हम आगे जाके एक अच्छा IAS, अच्छा IPS, PM, CM, नासा में भी हम साइंटिस्ट देख सकते हैं। तो सरकारी स्कूलें बरकरार रहनी चाहिए। धन्यवाद महोदय जी, धन्यवाद। आपका अनमोल समय देने के लिए और आपने इतने अच्छे उत्तर दिए उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद संस्कार, धन्यवाद विश्वकर्मा सर एवं नवोदय विद्यालय, आपने जो ये उपक्रम अपने छात्रों के लिए दिया है दिवाली की छुट्टियों में, वो बहुत ही सराहनीय है। और इससे मुझे लगता है कि बहुत सारे स्कूल के अभ्यर्थियों को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरणा देती रहेगी। और ये बच्चे आगे जाके भारत का भविष्य है और भारत की उज्जवल भविष्य के लिए ये लड़के अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार होंगे। धन्यवाद।